हाँ, तो गुड मॉर्निंग गाइज, ओ सॉरी गुड इवनिंग गाइज। अभी अभी पहुंचे हैं जेपीएससी का पहला अटेम्प्ट लेके सिविल सर्विसेज। ओके गाइज, छोटी मोटी चीजें हम नहीं करते, खाते पीते। 5 बजे मेरा एग्जाम था, 15 किलोमीटर दूर दिया था भाई, ब्रिजफोर्ड स्कूल, तूपुदाना सेंटर, समझ गए। तो खाते पीते पहुंच गया। कौन बोलता है भाई? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ यार, तुम लोग कौन बोलते रहते हो यार कि सेटिंग होता है, ये होता है भाई। 1.5 घंटा धूप में खड़ा रह जो लिया है भाई कि क्या ही बोले। अरे यार, ओके गाइज। हाँ, तो मित्र का कॉल आ गया था गाइज। पहला क्वेश्चन बिना बकचोदी के शुरू करते हैं यार। हाँ, तो ग्रीन जीडीपी रेफर्स टू, जो इकोनॉमी को थोड़ा सा भी नहीं जानता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है यार कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सीधे ना लगा दे, लेकिन ग्रीन जीडीपी उसको बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ध्यान में रख के जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम ग्रीन जीडीपी। शकल भी अच्छा नहीं दिखा है भाई ने, कैमरा ऑफ कर देते हैं यार। ठीक, तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। द विजन ऑफ विकसित भारत इज बिल्ट अपन द ज्ञान मॉडल टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। व्हाट इज द एक्रोनिम ज्ञान? ये ज्ञान का फुल फॉर्म यार, सीधा सीधी मारो, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, मोदी जी के। चलिए ठीक है। तीसरा, द इंडियन इकोनॉमी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैव ए लीफ फ्रॉगिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जैसे ही देखे ना भाई, लीफ फ्रॉगिंग ना पढ़ के मेरे को याद आया सटाक से ऑपरेशन ग्रीन लीफ। याद आया? धुरंधर, द रिवेंज, यारी यारी यारी। तो उसमें ऑपरेशन ग्रीन लीफ का चर्चा किया गया है गाइज, जो कि प्योर प्रोपेगेंडा है गाइज। आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता तो चुनाव न मांगते इसके नाम पे, इतना लंबा लंबा देते भैया कि छोड़ दो। अच्छा छोड़ो यार, लीफ फ्रॉगिंग स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन। अब देखो यार, लीफ फ्रॉगिंग ट्रांजिशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी इंडिया को भी मान लो ना यार, इंडिया भी तो वैसे ही था। जैसे कि कोई इकोनॉमी है, अगर मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, सबसे ज़्यादा उसका ग्रोथ अभी अच्छा चल रहा है, और अचानक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरपास कर देता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को सरपास करके, और सर्विस सेक्टर में चला जाता है और हाईली कंट्रीब्यूशन देने लगता है, तो उसको कहते हैं लीफ फ्रॉगिंग स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन। जैसे अभी इंडिया में भी तो जी का हो जाता है भाई, इंडिया में भी तो अभी सर्विस सेक्टर सबसे आगे है ना जीडीपी में। चलो ठीक है, तो इसको समझ में आएगा। अचीविंग 100%, ये तो एकदम गलत है, एकदम गलत है। हाँ, तो समझ गए, तो समझ गए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एकदम गलत है। ये कौन सा क्वेश्चन है यार? चौथा क्वेश्चन है, टू प्रमोट ए सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल चॉइसेस एज ए पार्ट ऑफ द विकसित भारत एजेंडा, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द ग्लोबल मास मूवमेंट ऑफ COP26 मिशन लाइफ। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट इन 1995? गैट को रिप्लेस करके 1995 में कौन? अब देखो यार, अगर मान लो कि क्वेश्चन कोई नहीं जान रहा है यार, चल छोड़ दो, हटा दो, चलो हम इकोनॉमी कहता नहीं, मैं थोड़ा बहुत जान गया, चलो नहीं जान रहे हो तो इसको कौन रिप्लेस कर सकता है यार? इसका देख के लग रहा है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। तो भैया WHO तो एकदम सीधा सीधी काट दो भैया, WHO एकदम नहीं हो सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कट गया तो बच गया वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों लेन देने के लिए फेमस है, एक शॉर्ट टर्म में लोन देता है और एक लॉन्ग टर्म में लोन देता है। ओके, तो ये हो नहीं सकता है। ट्रेड से रिलेटेड कौन करेगा? गैट को हटा के ही तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था ना भाई, समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्लम पॉपुलेशन इंडिया डिड लिव अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस। 2000, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था किसी को वेस्ट बंगाल भी लगा सकता था, लेकिन यार मेरे दिमाग में सीधा सीधी चलता है भैया, धारावी का स्लम, धारावी तो महाराष्ट्र, 2011 के जन्म, 2011 के बाद तो अभी सेंसस हुआ भी नहीं है। ओके, तो सीधा सीधी मार दोगे भाई। चलिए भैया, सातवां का, द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, माइग्रेशन हो नहीं सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता है, हाई बर्थ रेट एकदम नहीं, लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा कार्यशील आयु जनसंख्या
को ही डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। मोदी जी के आते ही मेक इन इंडिया, हालांकि हमने बनाया लौड़ा ही है अभी तक मेक इन इंडिया के नाम पे। ओह सॉरी गाइज, 2000 क्या यार, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार हम लोग। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च हुआ था, आते के साथ ही 2014 में ही जीत के आए थे, और उसके बाद अच्छे दिन चालू हो गए इंडिया के। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटेड 1 बिलियन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन के आसपास है वर्ल्ड का पॉपुलेशन। तो अभी चल रही कितना, 21st सेंचुरी, तो 16 हो नहीं सकता है, 17 हो नहीं सकता है, 18 हो नहीं सकता है, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सेंचुरी यहाँ पर एक तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेगा। 19th सेंचुरी बोलने का मतलब है ना पीछे चलता है यार, जैसे अभी हम लोग 21 में चल रहे हैं ना, तो 2000 से 2100 तक ये चलेगा 21st में। ओके, ठीक है, तो 19th सेंचुरी ही होगा। उसके बाद यार ये पेन कहाँ से हटता है यार, सॉरी गाइज, पहली बार यूज कर रहा हूँ ये वाला रिकॉर्डर। ओके, 10वां क्वेश्चन, भीबी राम जी, ओह माय गॉड, मनरेगा को चेंज करके भीबी राम जी जो आया है, मनरेगा में था 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, ओके, और उसको बढ़ा के अभी कर दिया गया है 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। हाउ मच एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट 5 years हैज बीन डिसाइडेड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन द सेंट्रल बजट ऑफ 2026-27 में। अच्छा, कार्बन एक्सट्रैक्शन के लिए कितना बजट पेश किया गया था, तो 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ इज द राइट आंसर। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, लेकिन 20,000 करोड़ मेरे हिसाब से सही है, चेक कर लेना गाइज। 12 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वाज एस्केप्ड फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 2013-14 टू 2005, यानी 2013-14 से लेके अभी तक नीति आयोग के अनुसार कितने लोगों, इसका सही आंसर है 24.82। कितना करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी के साथ साथ ना यार बहुत कुछ देखा जाता है यार, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह, ये इनकम लेवल, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है, और इसका आंसर है 24.82। उसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय। अरे यार इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग किससे सबसे पहले किससे हम लोग इंस्पायर्ड होते थे? USSR गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू, अच्छा मान लो यार ये वाला क्वेश्चन किसी को नहीं आता ब्लू इकोनॉमी, तो भी तो तुम मार दोगे ना भाई। वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है। गाना तो याद आएगा यार, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो इसका हो जाएगा गाइस सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन स्कीम सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम, MSME को कौन सा सपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया बिल्कुल नहीं, आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा रिलेटेबल मुद्रा योजना 50,000 तक का लोन भी देती है छोटे उद्योगों को, मतलब कि बहुत मदद करती है यार, मुद्रा योजना इज द करेक्ट आंसर। बस इतना कुछ है नहीं कि एक्सप्लेन करोगे यार, MSME सेक्टर में मुद्रा योजना सबसे, मेरे यार ये बड़ा छोटा का है हो जा रहा है, जो बड़ा होना चाहिए बड़ा हो नहीं रहा। चलो गाइस 16 नंबर क्वेश्चन पर डील करते हैं, विच इंडियन सेक्टर वेयर रिपोर्टेड टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड मोस्ट बाय द US टैरिफ इंक्रीजेज। अच्छा, US जो टैरिफ लगाया उसके बाद कौन सा सेक्टर, इसका कॉमन सेंस यूज करते थे, थोड़ा सा यूज करना इसमें भाई। अब बता रहे फार्मास्यूटिकल कभी नहीं, इंडिया फार्मास्यूटिकल में भाई साहब बहुत अच्छे पोजीशन पे है, हम लोग दवा देते हैं भाई, कितना लोगों का मदद करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल को काट देना सीधा सीधी। ठीक, कंफ्यूजन कहाँ होगा क्रिएट बताएं? आप लोग सोचोगे टेस्ला वेस्ला एलोन मस्क दिमाग में खूब घूमेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को आप लोग सोचना चाहोगे, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, हम लोग का अभी भी सबसे ज्यादा है टेक्सटाइल
और सेकंड नंबर पर मान के चलो जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा हम लोगों को फर्क पड़ा है टैरिफ की वजह से। टैरिफ मतलब डोनाल्ड चाचा, द ऑरेंज पिग, द ऑरेंज पिग। ओके, दुनिया की ऐसी की तैसी कर रखी है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार पेन ना बार बार। चल यार, इन विच स्टेट द खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार पिछले साल बिहार में हुआ है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है भैया। तो इसमें जानना क्या है, हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, दिल्ली नहीं। ओके, आगे चलते हैं। इन विच कंट्री द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 टू प्लेस। COP30 सीधा सीधी ब्राजील मानो। अच्छा, पहला अर्थ समिट जो हुआ था ना रियो डी जेनेरियो 1982 में, ब्राजील में ही हुआ था पहला अर्थ समिट। और यहाँ से ही थोड़ा ट्रिक करके याद कर सकते थे आप गाइज कि ब्राजील में हुआ है। ब्रिटेन एकदम हो ही नहीं सकता है, इंडिया में तो कतई नहीं। इंडिया में क्या हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था ना यार इस बार, पिछले के पिछले साल शायद। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। अरे यार बार बार यार बड़ा प्रॉब्लम है भाई, कैसे हो जा रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द गाजा। अरे भाई साहब पागल हो जाएंगे हम यार इसका। मेरे को यार रुको एक सेकंड। हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द गाजा स्ट्रिप। सीधा सीधी हमास, कोई दिक्कत नहीं। हिजबुल्ला है नहीं, PLO वहाँ है नहीं, पता है नहीं, सीधा सीधी हमास मार के निकल जाइए कि ये द रशिया यूक्रेन वार वाज ऑफिशियली बिगिनिंग 2022 में शुरू हुआ था गाइज। और हमारे पापा ने ही रुकवा दी थी। ओके गाइज, 2022 में, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो समझ गए गाइज, समझ गए गाइज। हाँ, विच डे सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। इतना आसान क्वेश्चन, 10 दिसंबर, सीधा सीधी मारो। वैसे एक बात बता दे रहे हैं, 10 दिसंबर खाली ये इसको भी जान लो यार। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, 10 नवंबर इंडिया में ट्रांसपोर्ट डे भी मनाया जाता है, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल साइंस डे होता है 10 नवंबर को। 6 जून को याद रखना इसीलिए क्योंकि इस दिन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ना डूम्स डे के नाम से जाना जाता है भाई इसको। बहुत मारम काटम मेचा था भाई, कनाडा, फ्रांस, US वगैरह बम पे बम, गोली बारूद बहुत चलाता है। तो 6 जून को डूम्स डे के नाम से जाना जाता है, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following is awarded as पद्म विभूषण इन 2025? ओसामा सुजुकी को दिया गया है पद्म विभूषण। अब मेरी बात सुनो, 2025 में यहाँ पर जो है विवेक देबरॉय, पंकज उदास और मनोहर जोशी, इन तीनों को भी अवार्ड मिला है, बट इनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है। ओके गाइज, ना पेन चल रहा है ना गाइज, गरीब बोला टैबलेट है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। चलो क्वेश्चन देखो, हटाओ ये सब। 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए ना भाई। ठीक है, 24 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग मूवी अवार्डेड एज द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। हाँ, ये वाला जिसको भैया करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ी है, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसको। फ्लावरिंग मैन को मिला है नॉन फीचर फिल्म। अब नॉन फीचर फिल्म कहते किसको हैं? ओके, नॉन फीचर फिल्म मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी नहीं होता है भाई, डॉक्यूमेंट्री टाइप का ही होता है। डॉक्यूमेंट्री टाइप का नहीं मतलब कि क्या ही बोलोगे यार। देखो जैसे हुड वेंचर एंड ह्यूमन है ना, ये डॉक्यूमेंट्री है। ओके, 12 फेल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी है। ओके, फ्लावरिंग मैन को तो मिला ही है। हनुमान, हनुमान क्या था यार, हनुमान आया था बॉलीवुड। हनुमान हाँ, ये भी बॉलीवुड मूवी है यार, मेन स्ट्रीम मूवी नहीं है, नॉन फीचर फिल्म नहीं है। फ्लावरिंग मैन को मिला था, बस इतना जान लो। इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल अमित चाचा के अंतर्गत आता है, जानने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें क्या ही बताएं यार। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई इसका तो जब जब नाम सुनते हैं ना नितिन गडकरी याद आ जाते हैं। अरे यार समझे, बहुत रोड बनाया है गाइस। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन। बच्चा वाला क्वेश्चन है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन नहीं, ओजोन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ना वायुमंडल में अन्य गैसों से मिल के ना सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, और वही अम्ल वर्षा का कारण बनता है। और क्या बताएं, ताजमहल, ताजमहल देख रहे हो ना, ताजमहल का जो पीला पीला सा कलर है ना भैया, पीला पीला कलर, तो वही है अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। ओके,
27 number question. India, which report was submitted to United Nations Convention on Climate Change UNFCCC, was submitted on 13 दिसंबर 2024. देखो किसी किसी को लगेगा कि यहाँ पर EGR 5 होगा, लेकिन इसका सही आंसर था फोर्थ मैनुअल अपडेट रिपोर्ट, यानी बुर 4. तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्यों नहीं हो पा रहे हो गाइज? पता तुमको हो पा रहे हो क्योंकि तुम दूर की नहीं इसकी सोच रहे हो. ओके, तो सही आंसर है यही भैया. चलो ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. 28 नंबर क्वेश्चन. पेरू गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ऑन एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन विच एरिया वेयर स्टेट ऑयल फॉर लास्ट वीकेंड स्पिल्ड क्रूड ऑयल शिपमेंट इन. अच्छा समझ गए. 2024 में कौन से कोस्टल एरिया में बहुत सारा ये क्रूड ऑयल गिरा था और उससे समुद्री जीव को बहुत नुकसान हुआ था? तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, नो डाउट, इसमें कुछ सोचना दूचना नहीं है. ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो नहीं सकता है, नॉर्दर्न कोस्टल एरिया हो नहीं सकता है, साउदर्न कोस्टल एरिया नहीं हो सकता है. वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज द राइट आंसर. ओके गाइज, चलो 29 नंबर क्वेश्चन एट फर्स्ट. अब क्या हो गया भाई? हाँ, AI फर्स्ट कम टू नॉन एज इन AI कृत्रिम बौद्धिकता. क्या है यार? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहला बार ये यूज हुआ था गाइज 1956 में कोई कॉन्फ्रेंस में यूज हुआ था यार. इसका कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? 1956 में लेकिन यूज हुआ था, इतना याद है. कॉन्फ्रेंस में कोई तो यूज किया था ये वाला वर्ड. चलो ठीक है, 29 नंबर. 1956 इज द राइट आंसर. पोलीसाइथेमिया इज रिलेटेड टू. अच्छा, पोलीसाइथेमिया डिजीज इज रिलेटेड टू. थीमिया उमिया जितना भी वर्ड दिखे ना भाई, कहीं भी आंख बंद करके सीधा सीधी ब्लड मारना. थैलेसीमिया वगैरह सब ब्लड से जुड़ा हुआ है और डिजीज भी. ओके गाइज, 31 नंबर क्वेश्चन. 2023 मणिपुर का फुकई मैते. यार इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी यार? मैते उनको आज भी चल ही रहा है यार. यार नॉर्थ ईस्ट को बहुत इग्नोर कर दिया ना यार हम लोग. बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हो. छोड़ा यार, बकैती नहीं, जल्दी जल्दी करते यार. 100 क्वेश्चन था यार. 32 नंबर क्वेश्चन. इन जून 2025 द यूनाइटेड स्टेट्स कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर अंडर व्हाट ऑपरेशन? आहा, एक सेकंड. ये वाला क्वेश्चन में ना भाई, एक सेकंड सुनो. दिमाग में बहुत कोई क्या आया ना, सबसे पहले आया होगा ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. ईरान भी डेजर्ट है, चले ये वाला बहुत जोर से आया होगा, लेकिन नहीं. 2025 में जो एयर स्ट्राइक हुआ है ना, एक्चुअली में उसको मिडनाइट हैमर के नाम से जाना जाता है. ओके, मिडनाइट हैमर. चलो गाइज, हम बढ़ते हैं अगले. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरेनियन? सुनिए भैया जी, उर्सुला वोन डेर लायन यही हैं अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट. एंटोनियो गुटेरस का नाम भी आपने जरूर सुना होगा गाइज. ये है यूनाइटेड नेशंस के 9th नंबर के जनरल सेक्रेटरी. ओके, अभी हैं ये रॉबर्टा मोंटेरो. ये भड़वे कौन है नहीं जानते भैया आपने. ओके भैया, सीधा सीधी उर्सुला वोन डर लेयेन ये सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द 4 V's ऑफ बिग डेटा? वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेराइटी, वेरिफिकेशन. वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेराइटी नहीं हो सकता है, वेरिफिकेशन ही इसका सही आंसर है गाइज. समझे? थोड़ा थोड़ा मेरे को यार कंफ्यूजन था यार वेराइटी वेरिफिकेशन में, लेकिन वेरिफिकेशन इसका सही आंसर है. 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ फिंगर मिलेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ फिंगर मिलेट? BBM1. पूसा विशाल नहीं है, ऊपर 125 नहीं है. BBM1 इज द करेक्ट आंसर. 36 नंबर यार. सोलर मिशन लॉन्च. PM सूर्यघर मिशन लॉन्च विच ईयर? 2024. आंख बंद करके मारने का, समझे? 2014 में ये सब आया था. मेक इन इंडिया. अरे यार क्या हो जा रहा है, छोड़ो भाई, नहीं करने का, लिखने का नहीं. सीधा सीधे जान लो कि 2024 में ये आया था. 2014 में तो मेक इन इंडिया आया था. 2016 में, 17 में आया था बहुत कुछ, लेकिन 2024 में आया है सोलर मिशन. बहुत जोर शोर से हम लोग काम कर रहे हैं यार. इसमें क्या है ना, इसमें ना सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है यार. हम लोग को तो वैसे भी यार रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ तो मूव करना ही पड़ेगा ना भाई. कितना निर्भर रहेंगे हम.
देख तो रहे हो ऑयल और ये सब का हाहाकार मचा पड़ा है अभी। तो अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, सीधा सीधी पेप्सिन। दुनिया के सारे एग्जाम में यही वाला सवाल आता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और ट्राइकोटिलिन, शायद ये 3 होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। और एक बात बता दे रहे हैं, एक सेकेंड यार, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है ना गाइज, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो पेट में पचाया जाता है, मतलब पेट में पाया जाता है और पेट में प्रोटीन के पाचन है। बाकी जो ट्रिप्सिन और ट्राइकोटिलिन जो है वो क्या था यार, हाँ वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, छोटी आंत, सॉरी छोटी आंत नहीं, छोटी आंत। तो चलो गाइज 38 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। In 2025, Australian's Western Sydney University WSU is planning to set up a campus in which city? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश में ये कर रहे हैं प्लान, अरे यार पेन आ जाना, ग्रेटर नोएडा पे प्लान कर रहे हैं भैया ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस यहाँ खोलने के लिए। ओके, यार मेरे से नहीं होगा भाई, पेन का यूज नहीं करेंगे। ओके चलो सीधा सीधी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट फर्स्ट इम्पोज लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज? अरे यार क्योटो प्रोटोकॉल, सीधा सीधी यार, इसको मारो क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन एमिशन का घटाने का जिक्र है ना यार, दो मतलब कि कार्बन एमिशन को लेके सीधा सीधी क्योटो प्रोटोकॉल मारना, बड़ा छोटा काहे होता है भाई। ठीक है 40 number question, Captain Arjun is a robot which has been launched with the aim to skin, ट्रिकी क्वेश्चन। कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट है जिससे यात्रियों के बोर्डिंग, यहाँ बोर्डिंग वर्ड यूज किया है, सीधा देख के हवाई जहाज मत मार देना भाई, रेलवे में पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के लिए ये हो रहा है कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन एरोप्लेन, गलत है, सी बस तो ऐसे भी नहीं मारोगे यार। ठीक, तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप? CRI, क्राउन, जड़ की शुरुआत। हाँ तो CRI मतलब जो शुरुआत में जो जड़ होता है ना भाई, अब क्या ही बोलूँ यार, उस समय ना उसको अच्छे से पानी चाहिए होता है, तब जाके ना वो अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है ना वो क्राउन फ्रूट इनिशिएशन होता है। ओके, गेहूं के फसल में। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक, अरे यार सब जानते हैं महाभारत, ये सब इसमें दोबारा पूछने की बात नहीं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय का नाम जैसे ही सुनो गाइस तुम लोग, पूछो इधर उधर नहीं देखने का है, शिव मंदिर एकदम नहीं, सीधे सूर्य मंदिर पे मारने का। ओके 44 नंबर क्वेश्चन, द हैबिटेट ऑफ बिरहोर ट्राइब इज कॉल्ड एट, बिरहोर जनजाति को इसको टांडा कहा जाता है गाइज। धूमकुड़िया जो है ना, ये तो राइट आंसर हो गया। धूमकुड़िया पता है क्या है, उरांव जनजाति से रिलेटेड है, उसका युवा गृह बोला जाता है यार धूमकुड़िया को। बाकी झारखंड बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, टांडा इतना पता है कि टांडा बिरहोर जनजाति के बस्ती को टांडा कहा जाता है, क्योंकि झारखंड ने दिल तोड़ा है गाइस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिंदगी बर्बाद किया है यार, 15 साल में एक एग्जाम कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। चलो गाइस, अरे यार ये पेन का है, चलो ठीक है 44 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, द डॉर्मेट्री इन मुंडा ट्राइबल सोसाइटी इज कॉल्ड एज, गीती ओड़ा कहा जाता है गाइज। मुंडा जनजातीय समाज के युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। धूमकुड़िया उड़ाव से रिलेटेड है। जोखड़ एपा और आखड़ा तो मुंडा जाति से भी रिलेटेड है, जहाँ पे कर्मा वर्मा होता है, सब कुछ होता है इसी, और जोख एपा हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर यही है गाइज, गीती ओड़ा। रामगढ़ हिल ट्रैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1780 में एस्टैब्लिश हुआ है। ओके 47 नंबर क्वेश्चन, विच
ब्रिटिश कैप्टन was sent to occupy पलामू in the year 1770। पलामू को कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? पलामू को कब्जा करने के लिए भाई कैप्टन जैकब कैमेक को भेजा गया था। कैप्टन फर्गूसन हो नहीं सकता है और कैप्टन रैफेज भी नहीं हो सकते हैं, रैफ्स। तो कैप्टन जैकब, अरे यार छूने से बड़ा हो जा रहा है गाइज। अरे यार हम मेरे को अभी सही से यूज करना नहीं आ रहा है गाइज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगली बार से ना पीपीटी बना के अच्छे से कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1994, Guru Shibu Soren became the president of झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। जो झारखंड का तैयारी किया होगा भाई, वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। झारखंड सब्जेक्ट मैटर कमेटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी क्या होता है? समन्वयक समिति। ये भी नहीं होता। कंफ्यूज नहीं हो सकते भाई, ये हो नहीं सकता है। झारखंड एरिया डेवलपमेंट काउंसिल एकदम नहीं। झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई तुगारत नहीं है। टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? टांगीनाथ मंदिर जैसे ही देखो गाइज, इसको सीधा सीधी कहीं नहीं यार, इसका क्या सीन है भाई। टांगीनाथ मंदिर जहाँ कहीं भी देखो सीधा सीधे गुमला मारो, और गुमला मार के, और पता है क्यों? ये थोड़ा सा याद रह जाता है, क्योंकि पता है ये शिवा का मंदिर है। हर हर महादेव, मेरे शिवा जी का मंदिर। तो गुमला मारो, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन करने का कोई जरूरत है नहीं। 50th number question, what is the name of the army chief that was sent to Mughal Emperor Akbar in 1585 to attack नागवंशी रूलर इन झारखंड? नागवंशी को मानेंगे शहबाज खान काम्बो। सही आंसर इसका यही है गाइज, शहबाज खान काम्बो को भेजा गया था। इसका वही मधुकरण सब लड़ाई हुआ था ना भाई, हाँ उसी समय। हाँ तो शहबाज खान काम्बो को भेजा गया था, हमको यही पता था, सीधा सीधी आंसर याद था यार। इन विच ईयर बिरसा मुंडा हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ उलगुलान डोंबाबारी हिल? तो डोंबाबारी हिल में उलगुलान के लिए पहली बार मीटिंग हुई थी, वो 1899 में हुई थी। एकदम करेक्ट आंसर इज 1899। आंख बंद कीजिए, सीधा सीधी मार दीजिएगा, बहुत आसान ही क्वेश्चन था गाइस। उसके बाद which one is the nutrient having a special significance to carbohydrate rich crops and impart disease resistance to crops with size and quality of flowers, fruits, vegetable? अच्छा, सबसे ज्यादा क्या जरूरत है गाइस? कौन सा पोषक तत्व का जरूरत होता है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों में? तो ये तो सीधा सीधी पोटेशियम को मारो गाइस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हो नहीं सकता है, पोटेशियम इज द राइट आंसर। सॉरी, अरे यार छोड़ यार, हम पेन में कोई यूज करना नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, सल्फर हो नहीं सकता है, पोटेशियम का बहुत ज़रूरत पड़ता है और फूलों सब्जियों में। अच्छा पोटेशियम पता है ना यार, पोटेशियम केला में पाया जाता है गाइस, पता है? हाँ पोटेशियम का बहुत ज़रूरत होता है गाइस बॉडी को। छोड़ो, 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम, लैग कर रहे हैं ना भाई, एक सेकंड कैमरा ऑफ कर दें। हाँ तो 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशिक फर्टिलाइजर? सीधा सीधी यार, पोटास युक्त उर्वरक यूरिया नहीं है, इसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, यूरिया नहीं हो सकता है इसका। पिजन पी इज द राइट आंसर, पिजन पी इज द राइट आंसर। अब पूछ रहा है विच ऑफ वन इज नॉट अ सीरियल क्रॉप? मेज, फिंगर मिलेट, पिजन पी। अरे यार हम कुछ गलती कर दिए क्या भाई इनमें से? अच्छा 53, अच्छा ठीक है चलो 54। विच इज वन ऑफ, अरे यार उल्टा पलटा हो गया क्या भाई? हाँ तो विच वन इज नॉट ए सीरियल क्रॉप? इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है? मक्का एकदम अनाज है भैया, सुअर को खिलाया जाता था अमेरिका में, मक्का अनाज है भैया। मड़ुआ एकदम अनाज है भैया। अरहर दाल है, अनाज में नहीं आएगा क्योंकि ज्वार है। तो एलिमिनेट करो यार, सीधा सीधी अरहर इज द राइट आंसर। अबे उल्टा पलटा दिया है क्या? अच्छा नहीं ठीक है ओके। 54, 55 नंबर क्वेश्चन, 55। अरे यार ये छूने से जो बड़ा हो जाता, कहाँ गया बे? बहुत दिक्कत है यार, रुक जाओ।
59 इससे पहले था ना भाई। 56 कहाँ चल गया भाई? हाँ पिजन पी, ठीक है। हर हर, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था यार, आर को यहाँ पिजन पी लिखा हुआ है ना। ओके, पिजन पी इज द राइट आंसर। 55th नंबर क्वेश्चन, विल्ट ऑफ पिजन पी इज डिजीज कॉज्ड बाय। बैक्टीरिया से बिल्कुल नहीं, फंगस इज द राइट आंसर, वायरस और नेमाटोड नेमाटोड हिंदी में सूत्रकृमि, सूत्रकृमि से बिल्कुल नहीं होता है गाइस। अरहर का जो उकटा रोग होता है उसमें कवक का ही योगदान है। लिए बेटा फिर गया, बैठ यार, छोड़ गई। द रेड क्लिफ लाइन, अरे यार रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान का है, इंडिया एंड चाइना का मैकमोहन है, इंडिया एंड बर्मा का इंडो बर्मा बॉर्डर ही बोलते हैं उसको। और इसका तो डूरंड जान ही रहे हो, इंडिया एंड अफगानिस्तान का डूरंड है। बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस, देखते ही मार देने वाला। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, बहुत कमजोर हो चुके थे गाइस, समझे? इसका तो एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं। चलिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? हे भाई साहब, बी आर अम्बेडकर। बहुत बार ऐसे बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का बी आर अम्बेडकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें क्या जानना है? विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 consider the following statement. The land revenue to be paid by the company was fixed permanently. सही है, सही है गाइज, पहला नंबर सही है। जमीन नहीं होते रहे हमसे, नहीं होते हमसे, फिर चल गए। लेकिन एक तो लिखना गुनाह है भाई। हाँ, तो द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली, एकदम सही है। जमींदार वे रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड, जमींदार, हाँ सही है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, हाँ हाँ एकदम सही है ये भी। जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था, बशर्ते और राजस्व का भुगतान टाइम पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे करे, नहीं तो जमींदार का गांड मार के लाल कर दिया जाता था गाइज, एकदम सही है। उसके बाद द सेटलमेंट इंश्योर्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन टू पीसेंट्स, यानी कि इस बंदोबस्त में किसान भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। यही गलत है, ये वाला गलत है भैया, ये गलत है। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही ये एक्ट आया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। तो ये सही है, तो यानी कि 1, 2 और 3 सही है गाइज, 1, 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एक्ट्स विद देयर एसोसिएटेड फीचर्स और कॉन्सिक्वेंसेज। अरे यार, रॉलेट एक्ट 1999 में, 1919। अच्छा मान लो गाइज, इसको हम एलिमिनेशन में हटाते हैं, हम आपको बताते हैं होता क्या। नहीं जान रहे हो कुछ, चलो ठीक है। रॉलेट एक्ट हर बंदे को याद होगा भाई, 1919, और इसको काला कानून कहते थे। काला कानून क्यों कहते थे अब ये भी बता देते हैं। इसमें एक बिना दलील सीधा सजा, मतलब होता है ना कोर्ट ना दलील वलील, सीधा यार चढ़ा दो फांसी पे, सजा दे दो यार, तो ये तो एकदम सीधा सीधी डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ओके, डिटेंशन विदाउट ट्रायल ये यहाँ जाएगा। ओके, ये वाला दूसरे पे। डायरार्की इन प्रोविंसेस 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरार्की की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन, 12। ओके, ये जान जाएगा। अच्छा चल, ये भी नहीं जान रहे होते तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया है, मान के चलो यहाँ से खोजो ना भाई, खोजो, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एकदम नहीं हो सकता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये तो एक इससे या 1919 या 1935 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्ब ऑन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, अरे यार यहाँ प्रेस एक्ट लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर है, तो सी का तो सीधा तो तुम मारोगे ना भाई, तो अब हो गया 1919 द्वैध शासन, ये वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अरे कुछ गलत हो रहा है क्या यार, सोए मैंने। 1919 में बिना दलील वलील के सीधा सीधी फांसी, जालियावाला हत्याकांड याद आता है हमको, 1919। ओके,
डायरेक्टरी ऑफ प्रोसेस है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पर खोज लो भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कार्बन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी पाबंदी लगाई गई थी। ओके गाइज, चलो ठीक है, ये हो गया। आप बात कर बच्चे कितना है रे, पागल हो जाएंगे भाई। 61 द प्रयाग प्रशस्ति किधर है यार, प्रयाग प्रशस्ति अशोका के पिलर पे किसके द्वारा लिखा गया है, सीधा सीधी लिखा गया है हरिसेन के द्वारा, समझे, हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो 61 का राइट आंसर ये है 62। ये भाई लंबा चौड़े इसका आंसर नहीं मारे हैं क्या हम? हाँ, ये भैया बहुत अमर नायक, हटे यार, हटाओ यार, क्वेश्चन ही नहीं आता। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द मुगल agrarian system, the zamindars were considered the owners of all the lands in their domain. गलत है। ओके, मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों का अधिकार सभी भूमि का स्वामी नहीं माना जाता। तो ये तो एकदम गलत है यार। द जमा अरे यार फिर कहाँ गया। The zamindars were a class of landed intermediaries who enjoyed certain hereditary rights in land and collected revenue on behalf of the state, but the actual cultivation was done by peasants. ये तो एकदम सही है भैया, वास्तविक रही है तो कोशिश के मतलब कि किसान ही करते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, यानी स्टेटमेंट 1 हो गया यहाँ पर गलत और स्टेटमेंट 2 हो गया सही। भाई ये मेरे से घसक वसक नहीं रहा है भाई, मैनेज करो, आई डोंट नो कैसे, लिखने से तो और भी नहीं हो रहा। मैच द हरप्पन साइट्स विद देयर स्पेसिफिक फीचर। कालीबंगा में हल के साक्ष्य मिले थे, ऐसे मान लो ना यार, एलिमिनेट कर लेना इसको। कालीबंगा में हल के साक्ष्य मिले थे और धोलावीरा जो था ना वाटर रिजर्वेयर के लिए फेमस था, लार्ज वाटर रिजर्वेयर के लिए। कालीबंगा में हल के साक्ष्य मिले थे। अच्छा बनावली, बनावली में क्या चिन्ह, हम लोग हरियाणा में यार, हरियाणा में है और इसमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लस ये वाला, ये इसका ये आंसर वाला सही है। तो इसका भैया देख के मार लो, इसको एलिमिनेट कर लेना। कालीबंगा में बनावली हरियाणा में और इसको टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लस मिले थे। ओके ठीक है। मैच द एंशियंट टेक्स्ट विद देयर सब्जेक्ट। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है भैया, मैं तो पूरा बच्चा जो जानता है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। चरक सही बहुत दिक्कत हो भाई, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है भैया, आयुर्वेद का बुक है। हाँ सही बात है। अष्टाध्यायी यानी कि सीधा सीधा 1 में जाएगा। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जो विशाखा दत्त के द्वारा मॉडर्न पॉलिटिक्स में, ये एकदम सही है, ये तो सीधा सीधा जा रहा है भैया। अस्सी साउथ से जुड़ा हुआ है, तमिल इफेक्टिव नॉलेज, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। मेरे को तो सीधा सीधा लगा बी नंबर इसका आंसर सही माने भैया। चरक संहिता बता है ना भाई, लेकिन ये बता दे रहे हैं आयुर्वेदा इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है भैया, आयुर्वेद का बुक है। आसान था यार, क्वेश्चन आसान था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अरे ऐसे ही आया है क्या भाई क्वेश्चन, ले कहाँ गया भाई, 78 नंबर आ गया, 78 पे तो नहीं था। भैया पीडीएफ घसकत होगी। 78 नंबर पे तो नहीं थे यार हम लोग। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। कितना नंबर पे थे भाई, भुलाई हो गया।
शर्त शर्तवाह, हाँ, द टर्म शर्तवाह मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट रिफर टू, व्यापारियों का नेता होता था गाइस, ये शर्तवाह जो है ना, ये व्यापारियों का नेता होता था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सी नंबर पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था यार ये वाला। 67 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर एंड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? जेम्स प्रिंसेप, आसान क्वेश्चन है, ओके। जेम्स प्रिंसेप खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करने वाले थे। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, बाकी ये खरोष्ठी ब्राह्मी डिसाइफर हो गया है, चल रहा है अभी। With reference to the agrarian society in Mughal India, the term खुद खास्त और पासी कास्त refers to? मुगल भारत में कृषि प्रधान समाज के खुद कस्त और पाही कस्त शब्द का प्रयोग होता था। दो प्रकार के किसानों के लिए होता था गाइस ये वाला, टू टाइप्स ऑफ पीसेंट्स, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी माइग्रेंट्स। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला 68। मैच द मेडिएवल टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थ से मनवाई। अरे यार ये आसान है, अब आसान है, इसमें हो सकता है आप सब ना जानते हो, हम आपको बताते हैं। खुतबा किसको कहा जाता है पता है? खुतबा मध्यकालीन में मुगल साम्राज्य में इसको बोला जाता था, शुक्रवार का जो नमाज होता है ना गाइज, वो शुक्रवार का नमाज अपने शासक के ये में पढ़ना पड़ता था, मतलब क्या बोले कि अपने शासक की सलामती के लिए, अपने बादशाह की सलामती के लिए। उसके बाद सिजदा किसको कहते हैं? अरे सिजदा बहुत आसान सा वर्ड है भैया, जो जाके झुक के और अपने बादशाह की गांड को चूमा, सॉरी गांड नहीं, हाथों को चूमा जाता था, उसको सजदा कहते हैं, ओके। और टंका मतलब तो वही मुद्रा वद्रा से रिलेटेड हो गया। तो 3 तो मिल गया भैया, बचा ये वाला एकता लैंड रेवेन्यू से, दिल्ली सल्तनत के दौरान की बात है, और ये लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट इन द दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। एकता आसान क्वेश्चन था, ये भी कोई भी कर सकता था। चलो ठीक है, अब आते हैं 70 नंबर। विच रिफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया द नाथपंथी सिद्धाज एंड योगीज वेर एसोसिएटेड विद? मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी सिद्ध योगी किससे जुड़े थे? पता है ये वाला ना, निर्गुण ब्रह्मांड स्वरूप, निर्गुण को जानने वाले, निराकार को मानते थे, ये उसी की फिलॉसफी में यकीन रखते थे, त्याग और ध्यान करते थे भैया। तो ये फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। वैदिक अनुष्ठान एकदम नहीं, विष्णु मंदिर पूजा एकदम नहीं, और बंगाल में सूफीवाद का प्रचार इससे कोई रिलेटेड नहीं है भैया, तो यही है। चलो आगे बढ़ते हैं 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? local government derived authority from the state government are subordinates to it? ये तो करेक्ट लग रहा है भाई, ये तो करेक्ट लग रहा है। लोकल गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ये ना, ये नहीं है। लोकल गवर्नमेंट डिराइव्ड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार गवर्नमेंट ना, लोकल गवर्नमेंट ना, हाँ यहाँ सही है। लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से मिला हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इसका कोई रोल नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये इसका जिक्र है, लोकल गवर्नमेंट इसके हुआ था। उसके बाद आ जाओ 72 मैच लिस्ट विद लिस्ट टू सेलेक्ट। चलो गाइस, जैसे क्वेश्चन में सीधा सीधी दो भी जान जाओ तो आपका काम बन जाता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कौन से अमेंडमेंट 73rd? एकदम सही है। नगर पंचायत देखो
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात 73rd अमेंडमेंट में आया था। नगर पंचायत का जिक्र 74 में है। पंचायती राज आंख बंद करके कोई भी जानता है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है कि बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, और इसमें 3 टियर सिस्टम की बात की गई थी पंचायती राज को लेकर। थर्ड वाला पंचायती राज बी आर मेहता में चला जाएगा। 2 टियर सिस्टम अशोक मेहता कमेटी, जिसको तवज्जो मिला नहीं और वो खत्म। तो यानी कि इसका आंसर सीधा सीधे देख के मार लेना भाई। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 73rd में, 74 में नगर पंचायत, और उसके बाद बी आर मेहता की कमेटी जुड़ी हुई पंचायती राज इलेक्शन को लेके। 3 टियर सिस्टम और 2 टियर सिस्टम अशोक मेहता कमेटी। ओके, मिला के देख लेना भाई कौन सही है। 73rd, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी ए वेलफेयर स्टेट? भाग नंबर 4 आंख बंद करके मार देने का सीधा सीधे। भाग 3 किससे डील करता है गाइस? फंडामेंटल राइट से डील करता है। और भाग 4 कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य की बात किसमें की गई पता है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, समझे। उसके बाद 9वां पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और 6ठा तो है स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र है भैया। राज्य सरकार के चलन चलाने, इसको लेके पार्ट 6 में बहुत कुछ है। ओके, तो ये वाला हो गया, सही है। तो भैया देख लेना ये वाला। अरे यार कुछ मिलाने दिया था क्या? नहीं मिलाने नहीं, पार्ट 4 सीधा सीधे इसका आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ये कहाँ, इसका क्वेश्चन कहाँ है भाई? अब इसका आंसर तो मार दिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही कीजिए केवल। ये पता नहीं भाई, ये कुछ गलत लग रहा है। हाँ छोड़ो यार, 74 पे। कैन द इंडियन फेडरल सिस्टम बिकम्स यूनिटरी? ओ, कैन द इंडियन फेडरल सिस्टम बिकम्स यूनिटरी? संघात्मक संघात्मक ढांचा कभी बदल सकता है क्या? द्विसंघात्मक ढांचा कभी यूनिटरी हो सकता है क्या? यानी क्या स्टेट गवर्नमेंट के पावर सीज हो सकते हैं क्या? सीधा सीधे सेंटर पे चला जा सकता है क्या सब कुछ? तो सीधा सीधी याद रखो भाई, किसी भी तरह से ऐसा होता नहीं है। एक ही कारण है जिससे हो सकता है, बाहरी संकट। बाहरी संकट, कोई वॉर के सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के राइट वाइट खत्म हो जाते, फिर सीधा सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसमें। तो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी इज द राइट आंसर। ये सेकंड नंबर तो देख लेते हैं एक बार। इफ सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी इन द लोकसभा, एकदम गलत है, फालतू का। ऑन प्रपोजल सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम गलत। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसमें काहे को लग जाएगा यार, काहे यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सीधा सीधी काटो 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 काटो, सबको काटो। सीधा सीधी हम इतना जानते हैं कि एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर के समय, मतलब एक्सटर्नल वॉर के समय ही लगता है। चलो ठीक है, इसमें क्या ही बताया। 75 नंबर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ। आसान क्वेश्चन है गाइस। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड लेबर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस होता है भाई, उसके लिए ये प्रशासन, इसकी जरूरत नहीं है भैया। कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, गलत है, सीधा सीधी आंसर। पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सीधी मतलब यार एकदम सही है भैया, यही वाला है मेरा, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ये एकदम सही करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से तो है, बाकी आप लोग चेक करते रहना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक्स ऑफ द स्टेट, अरे यार ये साला इन लोग का ना क्वेश्चन बनाने आता है नहीं भाई, सच बता रहे हैं हम, पता है। चलो तो 75 में ये वाला पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम ही होता है पब्लिक की पॉलिसी जो स्टेट और सेंटर के द्वारा किया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका सबसे मेन काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसी का स्टडी किया जाता है। चलो 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नेंस मॉडल इज मोस्ट अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस। राजा रहेगा, ऑथोरिटियन रहेगा, ये हो नहीं सकता है। ये क्या बोलते हैं यार इसको, टोटलिटेरियन में गवर्नेंस में एकदम नहीं हो सकता है, और इसके बाद ओलिगार्किक में तो एकदम नहीं हो सकता है। बच गया ये वाला बहुलतावादी यार, प्लूरिस्टिक गवर्नेंस। अरे यार मेरा पेन है यार। चलो ठीक है, 76 यार कब खत्म होगा रे भाई। 77, based on how many government sector the first edition of the good governance index report was prepared? good governance index में 10 सेक्टर में बांटा गया है, इसमें कृषि, तकनीक, वकनीक सब मिला जुला के एकदम 10 वो सेक्टर है। ये सीधा सीधे याद रखने का, इसका 2019 में आया था, समझे, 2019 में ही आया था भैया। चलिए 78 नंबर,
मैच द, ये सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा। 42 जहाँ भी देखो सोशलिस्ट सेकुलर, ये वाला समाजवादी पंथ निरपेक्ष अपना भैया वहीं पर मिला दो सीधा सीधे। इसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 92वां संविधान संशोधन, हाँ 92वां संविधान संशोधन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 92वां संविधान संशोधन में ना 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन से भाषा थे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये सही है सीधा सीधी। 102वां संविधान संशोधन में तो यार इसमें मिला था यार पिछड़ों को अधिकार, यार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला था यार, ओबीसी राइट्स के लिए ये 102वां। और 6वां संविधान 106वां गेव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ट्राइबल या सेल्फ, ये तो एक गलत लागत है भाई, ये क्वेश्चन चैलेंजेबल हो दादा। 106वां संविधान संशोधन पता है क्या है? मेरे हिसाब से तो यही है भैया। एक सेकंड बता रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम सुने हो? अरे जिस अभी तो हो रहा है भैया चर्चा, लेकिन इसको अभी बहुत एकदम रिसेंट है यार। क्या ही बोले, लेकिन ये लागू होगा डिलिमिटेशन के बाद। हालांकि यहाँ पे बीजेपी तो अभी गच्चा खा गई है, बस पहली बार फेलियर का मजा चखा है। कैसा लगा मोदी जी? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से ट्राइबल के रिकॉग्निशन से रिलेटेड तो नहीं है भाई। ये क्वेश्चन चैलेंजेबल हो दादा मेरे हिसाब से, इसको एक बार देख लेना ठीक है। 106वां संविधान संशोधन उसी से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी में फीमेल का रिजर्वेशन सुनिश्चित करना, पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए 33% महिला आरक्षण की बात हो रही है। समझे? बहुत ही करेक्ट स्टेप है वैसे तो, लेकिन सारा विजनरी सोच अभी मोदी जी का थोड़ा चला गया है तेल लेने। 79 अंडर विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन विद द राइट टू लाइफ? सीधा सीधी मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट 1992 में हुआ था। और बाद में पता है ये उन्नी कृष्णन, और ये बाद में इस पे और बल दिया गया था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले केस में। ओके, राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ के साथ जोड़ दिया गया था। ये छोटा बड़ा बड़ा छोटा ठीक है, इसको हटाते हैं गाइज। अरे यार एक पेन चलना है सारी गाइज, आज हमें न्यू कमर गाइज। 80 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो यार, खत्म यार, बहुत जोर से लगा है यार पे। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये किसने बोला था? हाँ एल डी वाइट ने। थोड़ा सा कंफ्यूजन था यार, शिफनर को लेके कंफ्यूजन था, लेकिन एल डी वाइट इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से तो यही है एल डी। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य से लेकर करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन संबंध में नियंत्रण करती है। एल डी वाइट इज द राइट आंसर। 81st नंबर 81st द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड इन किलोमीटर। अच्छा कोस्ट लाइन को सीधा सीधी मत कर देना यार, उसमें अंडमान निकोबार का भी कोस्ट लाइन, ये सब जितना भी है ना द्वीप, उसका भी कोस्ट लाइन को ऐड करके, और इसका पूरी 11,098 किलोमीटर समथिंग, 11,098 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इसमें 75 16 ये सब को जानने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधी आंख बंद करके मार दो। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन? अरे यार इंडिया में भी एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप को सीधा सीधी अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, और एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। तो 82 हो गया खत्म। 83 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? बहुत तागड़ क्वेश्चन हो भाई, बहुत तागड़ क्वेश्चन है। ये डाउटफुल है भैया, ये हमको अभी नहीं पता, इसके लिए मैप वाइप खोल के। अरे कहाँ चल जाता है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया, मैप का ज्ञान उन मेरे को नहीं आया था भैया, हम इसको रिसर्च वर्च भी नहीं किए हैं। कहाँ गया पता नहीं, कितना नंबर था भाई? हाँ ये वाला, ये नहीं आता भैया, ये इसको सर्च मारना यार। देखो
84. Consider the following statement about population distribution in India. Geography strongly influences population distribution and density. सही तो है भाई। फिजियोग्राफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, एकदम सही बात है, बिल्कुल करेगा, ये सही है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू फर्टाइल सोल्स एंड वाटर अवेल, एकदम सही बात है। यूपी में बहुत जनसंख्या, बिहार में एकदम भैया। पेनिसुलर प्लेट्यू यूनिफॉर्मली शोज लो डेंसिटी, ये गलत है, तो इसका सही आंसर है 1 और 2। चलिए भैया 85 नंबर क्वेश्चन खत्म होने हो तो भाई हम थक गए भाई, दिन भर पागल हो जाएंगे। 85. Consider the following statement. The Aravalli ranges prevent the lastward expansion of the desert. अरावली की श्रेणियां, सही है, एकदम सही है। The Aravalli range is a major watershed या water divider, सही है। The Aravalli mountains have the greatest impact on the climate of Rajasthan, ये भी सही है, अरावली का क्लाइमेट पे है, राजस्थान पे तो बिल्कुल। The Aravalli ranges extend from Delhi to Ahmedabad, अहमदाबाद ना, गुजरात तक तो नहीं है भैया, मेरे हिसाब से नहीं हो, ये गलत हो। 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट है, इसका आंसर जहां होगा देख लीजिएगा भैया। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर है। अबे 1, 2 एंड 3 कहीं है ही नहीं है भाई, इसीलिए ऑल द एबव मारना पड़ा। हाँ भाई, ये एकदम गलत हो भाई, 4th नंबर नहीं हो सकता है सही, अहमदाबाद उधर तो नहीं। चलिए ठीक है यार, फिर भी नहीं होगा तो ऑल द एबव ही मारने का, बाकी वो तीनों बिल्कुल सही है। 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भीमताल, सुरवे में तो गलत है भाई, ये टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक लेक है भैया भीमताल, ये बाकी सब अष्टमुंडी फ्लूवियल लेक सही है, पुलिकट लगून लेक एकदम सही है, और पैंगोंग सो टेक्टोनिक लेक ये भी तो सही है। तो समझे भैया, खाली यही है जो गलत है, क्योंकि ये टेक्टोनिक लेक है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओके गाइज। 87. झूम कल्टीवेशन, झूम झूम बरबर झूम झूम, झूम कल्टीवेशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस एक्टिविटी फॉल्स इनटू विच ग्रुप? अरे भैया एग्रीकल्चर है भैया, सीधा सीधी नेचर से जुड़ा है यार, प्राइमरी एक्टिविटी है। चलो ठीक, 87। अब आ जाओ 88 नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट अ वेट लॉस इंडस्ट्री? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक भारी उद्योग नहीं है? भारी उद्योग, भारी पेपर इंडस्ट्री माना जाता है भैया, पेपर इंडस्ट्री माना जाता है भारी उद्योग, भारी भारी चीज का जरूरत पड़ता है, और इससे बना हुआ सामान भी बहुत भारी होता है, इसीलिए इसको भारी उद्योग भी कहते हैं। पेपर इंडस्ट्री को माना जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम सही आंसर है, इसको नहीं माना जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री एकदम भारी उद्योग है। आयरन इंडस्ट्री तो एकदम कोर हेवी है भैया, कोर हेवी। तो 88 नंबर, बाकी देख लो भाई एकदम सही है। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन ये वाला इजी था भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल सी? रेड रिवर ही हो गया भैया आसाम, सही आंसर इसका आसाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है ना जी, लाल मिट्टी बहुत कुछ बहा के लाती है, समझे, तो लाल लाल दिखता है, थोड़ा लाल ब्लू ब्लू टाइप का लैंड, इसीलिए लैंड ऑफ रेड रिवर ये है आसाम में। ओके, आसाम वाला एरिया, तो समझ गए भैया, आसाम इज द राइट आंसर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अरावली रेसिडुअल माउंटेन, ये तो सही है, अवशिष्ट पर्वत है एकदम, ये तो एकदम सही है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन एकदम सही है भैया। हिमालय का जो फॉर्मेशन है ना गाइस, ऐसे यंग है एकदम, नया 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 हुआ है, पुराना पता है कौन है? अरावली बहुत पुराना है भाई। नीलगिरी वोल्केनिक ना, नीलगिरी वोल्केनिक माउंटेन नहीं है, ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि इसमें ब्लॉक होना चाहिए, ये सही है। सतपुरा, तो हाँ, तो नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द दोहा डेवलपमेंट राउंड ऑफ WTO? WTO 2001 में हुआ था भाई, और नवंबर में हुआ था, नवंबर 2001 में WTO का विकास दौर इसी में। हाउ मेनी कंट्री वाज पार्टिसिपेटेड इन द ब्रेटन वुड्स? 1944 में हुआ था गाइस ब्रेटन वुड्स समझौता, बहुत फेमस है, और इसमें 44 देशों ने हिस्सा लिया था। ओके, आसान क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 44 देश का नाम आप लोग याद करते रहना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिग्रेडेशन? CFC। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो सकता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता, ऑक्सीजन हो नहीं सकता भाई, ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं भाई, ओजोन लेयर को डिग्रेड करेगा यार, नहीं। और ये CO3 एकदम नहीं, CFC इज द राइट आंसर। बस बुलबुल वाला क्वेश्चन है भाई। चल आगे बढ़ा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? यहाँ थोड़ा सा धोखा खाओगे। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट देख के ना सीधा सीधे होम मिनिस्ट्री में मत चले जाना, और अमित शाह मत मार देना भाई, अमित शाह नहीं मारना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मतलब ये है ना, अभी नरेंद्र मोदी ही हैं, और वही संभाल रहे हैं इसको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ओके, अरे यार है उसी समय से है भैया। ठीक, बाकी तो जान ही रहे हो। क्या जान रहे हो गाइज? द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्यारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और अमित शाह होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। टकलू चाणक्य। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज। 95, बहुत मजा आ रहा है। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट? अरे यार, ह्यूमन राइट कमीशन 1993, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, इसमें कुछ जानने को लेकिन नहीं। व्हेन वाज द कैंपेन 1 घंटा खेल के मैदान में? 1 घंटा खेल के मैदान, अच्छा 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में। देखो भाई, इसमें 28-29 भी हो सकता है, 29 हम 29-31 मारे हैं भैया, आप सही है गलत है एक बार सर्च कर लेना भाई। 29 से 31 अगस्त में तो हुआ था, ये पूरा कंफर्म है, लेकिन 28 में हुआ था, 29 में, 29 से 31 में हुआ था, हम 29-31 मारे हैं भैया। चलो, हु डिड द गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म? मोहनलाल विश्वनाथ। 71वां फिल्म फेयर पुरस्कार मोहनलाल विश्वनाथ को मिला है, इज द राइट आंसर। 98, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज? 1992 रियो डी जेनेरियो में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। रियो डी जेनेरियो में इसमें हो नहीं सकता है। 1992 इज द राइट आंसर, ये नहीं है। 1994 नहीं है, एकदम नहीं है। चलिए भैया, 1999 अब लगता है खत्म होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मिनिमम इन द एटमोस्फेयर? ये भी बच्चा वाला ही क्वेश्चन है भैया। देखो, सब एग्जाम में आता है, साला काहे आता है पता नहीं। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद 21% के आसपास पाया जाता है, 21 के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है ऑर्गन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, यहाँ पे सबसे कम वही है। ठीक है गाइज, 100 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं गाइज। Which one of the following states was least urbanized according to 2011 सेंसस? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश गाइज, टेंशन नहीं लेने का। सबसे बिहार में बहुत अर्बनाइजेशन है भाई, मजाक में हल्के में लेते हो। 2011 का सेंसस बोलो, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है भाई। 2027 में भी घर का गिनती हो रहा है, अमित शाह बोले हैं ना जी, है अभी तो हम घर का गिनती कर रहा है, परिवार का गिनती बाद में करेगा, सारा मास्टर को कूदा देगा भैया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे लीस्ट अर्बनाइजेशन हुआ था 2011 के सेंसस के अनुसार। बिहार इज इनकरेक्ट, असम इज इनकरेक्ट, उड़ीसा इज इनकरेक्ट। हमको लगता है 100 क्वेश्चन खत्म भैया। चलो गाइज, तो अब हम आपको छोड़े जाते हैं एक कोट के साथ। क्या है कोट? व्हेन लाइफ फक्स यू डोंट पैनिक, जस्ट चेंज द पोजीशन एंड एंजॉय। ओके गाइज, तो चलिए दादा, सब्बा खैर और शुभ रात्रि, चलते हैं। बहुत लंबा हो गया होगा भाई, लेकिन मेरे हिसाब से यार करेक्ट है एकदम 100, यही सब है एकदम। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब पता नहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, अगर होगा तो हाई जाएगा कट ऑफ, बाकी नहीं होगा तो लो जाएगा, समझे। अब सेकेंड पेपर में झारखंड था भाई, अब हम बोले ना
हम एनालिसिस कर देंगे कभी, लेकिन हम झारखंड पढ़ना बहुत पहले छोड़ दिया भाई, बहुत तकलीफ दिया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर साला 15 साल में ना भाई, बिलीव में 15 साल में ना, अरे 15 नहीं 10 साल यार, 2015 से 2025, इसमें मेरा 2 मास्टर्स हो गया, बीएड हो गया भैया, बहुत रुलाया है भाई। चल ठीक है यार, जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के भरोसे रहिए। चलिए तो भैया यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं, कहानी खत्म। शुभ रात्रि।